चलिए, तो रुझान आने अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक जी अपना वक्तव्य रखने के लिए जुड़ गए हैं। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक मिश्रा। आप दोनों का ही स्वागत करती हूँ। नमस्कार। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा कृष्ण गोपाल पाठक जी आप ही से है। जिस तरह से देखा जा रहा है, रुझान तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार दमोह में भी बाजी मार सकती है, क्या कहेंगे? देखिए प्रेरणा जी, भारतीय जनता पार्टी ने दमोह चुनाव में जनता को अपनी ओर खींचने का जो प्रयास किया, हमें लगता है कि हम उसमें सफल होंगे, क्योंकि हमारी जो चुनाव कैंपेनिंग थी, हमारा जो चुनाव प्रचार करने का तरीका था, वह हमारे काम के आधार पर था। चाहे केंद्र सरकार के काम हो, चाहे राज्य सरकार के काम हो, चाहे दमोह के विकास के लिए या व्यक्तिगत दमोह की गरीब जनता को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं हो, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो। हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा कैंपेन अपने कामों के जरिए किया, अपनी पूरी बात अपने काम के साथ आंकड़े बताकर जनता के सामने पेश की। वहीं कांग्रेस पार्टी के पास अब हमने क्या किया, मतलब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, यह बताने के लिए पूरे उपचुनाव के दौरान कुछ भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने में ही केंद्रित रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा प्रचार, हमने क्या काम किया, दमोह की जनता के लिए किस प्रकार से फायदा पहुंचाया, मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, देश के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, संबल योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, बहुत सारी योजनाएं हमने बिंदुवार और आंकड़े बार, हमारे पास इतना तक बताने को दमोह में था कि हमने फला मतदान केंद्र पर इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर देने का काम किया है। इस मतदान केंद्र पर आयुष्मान योजना के माध्यम से इतने कार्ड बनवाकर गरीबों को मुफ्त उपचार देने का काम किया है। हम लगातार, हमारा पूरा प्रचार और हमारा पूरा तंत्र, हमारी पूरी लीडरशिप सकारात्मक प्रचार के जरिए दमोह की जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती रही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रयास हमने सकारात्मकता के हम्म। साथ दमोह की जनता जनार्दन के बीच किया है प्रेरणा जी, जनता जनार्दन ने हमारे पक्ष को समझा है, और भारतीय जनता पार्टी को आज इस उपचुनाव में दमोह की जनता विजयी बनाने का काम करेगी। मैं तो दमोह की जनता से इतना कहना चाहूंगा कि आज हमें चुनावी नतीजों के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है। किसी भी प्रकार की खुशी या चुनावी जुलूस भीड़ के साथ में नहीं निकालना है। जो भी नतीजे आते हैं, हम घर बैठकर उसको स्वीकार करेंगे, घर बैठकर उसको स्वीकार करेंगे, और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है सर आपने। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद आवश्यक है। मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, शायद दमोह की राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं। दीपक, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रेरणा। और बड़े गंभीरता से मैं पाठक जी की बात सुन रहा था। उन्होंने बहुत अच्छे से बात कही है कि बिल्कुल विजय जुलूस या किसी तरह के जीत का जश्न नहीं बनेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे वक्त में ये चुनाव हुए हैं, और ऐसे वक्त में ये चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं जहाँ जहाँ पूरे देश में कोरोना की सेकेंड वेव है। बेशक चुनाव होना हमारे संवैधानिक बाध्यता के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन उसी संविधान में कहा भी गया है कि अगर जान माल को नुकसान हो, आम जनता को नुकसान हो, तो फिर उस चुनावी कराने की जो मोड है, जो संविधान की बाध्यता है, उसे ज़रूर हम शिथिल कर सकते हैं। पाठक साहब तो बने हुए हैं, पाठक साहब से मैं सवाल लूँगा, लेकिन बेहतर ये भी होगा कि आज देश भर के आम जनता की निगाहें उन 5 राज्यों पर भी टिकी है, और उन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण बंगाल का चुनाव हो जाता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की फहरिस्त है, जिन्होंने पूरी ताकत बंगाल चुनाव में लगा दी। लेकिन चूंकि बंसल न्यूज़ प्रादेशिक चैनल है, मध्य प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव हुए, 17 अप्रैल को वोटिंग हुई, और पाठक साहब, नवंबर का वो वक्त मुझे याद आता है जब 28 सीटों के लिए उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया था, और एन वक्त पर राहुल सिंह लोधी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि अभी आपकी पार्टी के पास मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी संख्या है। आपकी पार्टी दमोह में जीतती है या हारती है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा जीत हार से, लेकिन बेशक एक सीट का ज़रूर इजाफा हुआ है। उपलब्धियां आपने गिनाई है कि बीजेपी ने काम के बल पे दमोह चुनाव लड़ा है और बेशक जीतेगी भी, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की आलोचना करने में ही ये वक्त बिता दिया। लेकिन कोरोना काल से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा पाठक साहब, आपकी पहली टिप्पणी, क्योंकि जनता की नजरें इस पर भी है कि ठीक है, चुनाव होना, चुनाव का संवैधानिक बाध्यता के लिए होना बहुत जरूरी है। पहले आपका ओपनिंग रिमार्क इस पर मैं चाहूंगा।
देखिए दीपक जी, आपका प्रश्न बहुत सामयिक और वाजिब है। और मैं समझता हूं कि हमारे संविधान ने यह व्यवस्था की है कि कार्यकाल समाप्त होने तक चाहे राज्य के चुनाव हो या किसी उपचुनाव हो, वहां पर चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर चुनाव नहीं हो सकते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। सिर्फ दमोह की बात नहीं है, दमोह के साथ 5 राज्यों की बात थी। हम्म। आप कल्पना कीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या राष्ट्रपति जी 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देते, तो क्या विपक्षी दल उसको स्वीकार करते? यही विपक्षी दल कांग्रेस सहित, तृणमूल सहित, समाजवादी, बीएसपी, कोई से भी राजनीतिक दल हो देश में, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी बीजेपी पर पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने का आरोप लगा रहे होते, ये उसको भी स्वीकार नहीं करते। हमारे पास निश्चित तौर पर इसके अलावा कोई विकल्प चुनाव में जाने का नहीं था। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा, हालांकि मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब बिहार का राज्य का चुनाव हुआ था, उस समय कोविड की जो पहली वेव थी, यानी कि पिछली साल कोविड अपने चरम पर था। और बिहार के उस चुनाव में जब चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को मीटिंग के लिए बुलाया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने वहां जाकर कहा था कि चुनाव प्रचार वर्चुअल रैली के माध्यम से हो पूरे बिहार राज्य में। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी रही, यही राष्ट्रीय जनता दल, इनको तो लग रहा था कि हम बिहार जीतने वाले हैं। इन्होंने कहा नहीं, चुनाव प्रचार वर्चुअल नहीं, फिजिकल होगा। यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस की दोमुही नीति है। और यही दमोह में भी होता। अगर चुनाव नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी यही बोलती कि चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दमोह की जनता ने इस चुनाव के माध्यम से निश्चित तौर पर अपना मैंडेट दे दिया है। चुनाव पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब हम सबका दायित्व बनता है कि आज जो नतीजे आ रहे हैं, कम से कम हम उनमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं फिर से बोलना चाहूंगा दीपक जी, आपके माध्यम से, कि निश्चित तौर पर हमारे पास, यानी कि चुनाव आयोग के पास, केंद्र सरकार के पास, भारत के संविधान के पास 2 विकल्प होते हैं। या तो वह चुनाव समय पर कराए या राष्ट्रपति शासन लगाए। मैं देश की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से और प्रदेश की जनता के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पहली कंडीशन थी चुनाव कराएं, दूसरी कंडीशन थी राष्ट्रपति शासन लगाएं। अगर राष्ट्रपति शासन लगाते तो देश के विपक्षी दलों ने कितनी हाय तौबा मचाई होती, कितना हो हल्ला किया होता कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर पिछले दरवाजे से पूरे शासन को हड़पना चाहते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे आसाम हो, चाहे तमिलनाडु हो, सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्षी दल लठ लेकर भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ गए होते कि देखिए आप लोकतंत्र का गला घोंट दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये ठीक चुनाव है। नहीं करा रहे हैं, पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लागू करके सत्ता की चाबी हथिया रहे हैं। यही कांग्रेस का दोगलापन है। और मैं समझता हूँ प्रदेश और देश की जनता को मेरे इन 2 उदाहरणों से यह समझना चाहिए। चलिए पाठक जी, दोगलापन चाहे जिसका हो, लेकिन सवाल लगातार जनप्रतिनिधियों पर भी उठ रहे थे। लेकिन बहुत अहम बात आपने ये कही है कि अब प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि